साहित्य सरिता में मैं डॉक्टर बबीता जायसवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ कमलेश्वर की कहानी राजा निर्बंसिया का अगला भाग। रात के सन्नाटे में दोनों के सामने दो बातें थी। जगपति के कानों में जैसे कोई व्यंग से कह रहा था, राजा निर्बंसिया अस्पताल से आ गए, और चंदा के दिल में यह बात चुभ रही थी, तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा। और सिसकती सिसकती चंदा ने न जाने कब सोने की कोशिश की, पर जगपति की आंखों में नींद नहीं आई। खाट पर पड़े पड़े उसके चारों ओर एक मोहक भयावना सा जाल फैल गया। लेटे लेटे उसे लगा जैसे उसका स्वयं का आकार बहुत क्षीण होता चला जा रहा है, बिंदु सा रह गया है। पर बिंदु के हाथ थे, पैर थे और दिल की धड़कन थी। कोठरी का घुटा घुटा सा अंधियारा, मटमैली दीवारें और गहन गुफाओं सी अलमारियां, जिनमें से बार बार झांक कर देखता था और वह सिहर उठता था, फिर जैसे सब कुछ तब्दील हो गया हो। उसे लगा कि उसका आकार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। वह मनुष्य हुआ, मनुष्य से तगड़ा तंदुरुस्त पुरुष बना। उसकी शिराओं में कुछ फूट पड़ने के लिए व्याकुलता से वह खौल उठा। उसके हाथ शरीर के अनुपात में बहुत बड़े, डरावने और भयानक हो गए। उसके लंबे लंबे नाखून निकल आए। वह राक्षस हुआ, दैत्य हुआ, आदिम बर्बर। और बड़ी तेजी से सारा कमरा एक बारगी चक्कर काट गया। फिर सब धीरे धीरे स्थिर होने लगा और उसकी सांसें ठीक होती जान पड़ी। फिर जैसे ही बहुत कुछ कोशिश करने पर घिघी बन जाने के बाद उसकी आवाज फूटी, चंदा। चंदा की नरम सांसों की हल्की ससराहट कमरे में जान डालने लगी। जगपति अपनी पार्टी का सहारा लेकर झुका, कांपते पैर उसने जमीन पर रखे और चंदा की खाट के पाए से सिर टिकाकर बैठ गया। उसे लगा जैसे चंदा इन सांसों की आवाज में जीवन का संगीत गूंज रहा है। वह उठा और चंदा के मुख पर झुक गया। उस अंधेरे में आंखें गड़ाए गड़ाए जैसे बहुत देर स्वयं चंदा के मुख पर आभा फूटकर अपने आप बिखरने लगी। उसके नक्श उज्जवल हो उठे और जगपति की आंखों को ज्योति मिल गई। वह मुग्ध सा ताकता रहा। चंदा के बिखरे बाल, जिनमें हाल के जन्मे बच्चे के गबुआरे बालों की सी महक, दूध की कंचाइस, शरीर के रस की सी मिठास और स्नेह की चिकनाहट, और वह माथा जिस पर बालों के आसपास तमाम छोटे छोटे नरम नरम से रोए रेशम से, और उस पर कभी लगाई गई सिंदूर की बिंदी का हल्का मिटा हुआ सा आभास, नन्हे नन्हे निर्द्वंद्व सोए पलक, और उसकी मासूम सी कांटों की तरह बरोनिया और सांस में घुलकर आती हुई आत्मा की निष्कपट आवाज की लय, फूल की पंखुड़ी से पतले होंठ, उन पर पड़ी अछूती रेखाएं और जिसमें सिर्फ दूध सी महक। उसकी आंखों के सामने ममता सी छा गई, केवल ममता, और उसके मुख से अस्फुट शब्द निकल गया, बच्ची। डरते डरते उसके बालों के एक लट को बड़े जतन से उसने हथेली पर रखा और उंगली से उस पर जैसे लकीरें खींचने लगा। उसे लगा जैसे कोई शिशु उसके अंक में आने के लिए छटपटा करके निराश होकर सो गया हो। उसने दोनों हथेलियों को पसार कर उसके सिर को अपनी सीमा में भर लेना चाहा कि कोई कठोर चीज उसकी उंगलियों से टकराई। वह जैसे होश में आया। बड़े सहारे से उसने चंदा के सिर के नीचे टटोला। एक रुमाल में बंधा कुछ उसके हाथ में आ गया। अपने को संयत करता वह जमीन पर बैठ गया। उसी अंधेरे में उस रुमाल को खोला तो जैसे सांप सूंघ गया। चंदा के हाथों के दोनों सोने के कड़े उसमें लिपटे हुए थे, जिसके बारे में उसने कहा था कि वह तो उसने दे दिए हैं कंपाउंडर को। और तब उसके सामने सब सृष्टि धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े होकर बिखरने लगी। ये कड़े तो चंदा बेचकर उसका इलाज कर रही थी। वे सब दवाइयां और ताकत के टॉनिक, उसने तो कहा था ये दवाइयां किसी की मेहरबानी नहीं है। मैंने हाथ के कड़े बेचने को दिए थे, पर उसका गला बुरी तरह सूख गया। जबान जैसे तालू से चिपक कर रह गई। उसने चाहा कि चंदा को झकझोर कर उठाए, पर शरीर की शक्ति बह सी गई थी, रक्त पानी हो गया था। थोड़ा संयत हुआ। उसने वे कड़े उसी रुमाल में लपेटकर उसकी खाट के कोने पर रख दिए और बड़ी मुश्किल से अपनी खाट की पाटी पकड़कर लुढ़क गया। चंदा झूठ बोली, पर क्यों? कड़े आज तक छुपाई रही। उसने इतना बड़ा दुराव क्यों किया? आखिर क्यों? किस लिए? और जगपति का दिल भारी हो गया। फिर उसे लगा कि उसका शरीर सिमटता जा रहा है और वह एक सीख का बना ढांचा रह गया है, नितांत हल्का, तिनके सा, हवा में उड़कर भटकने वाले तिनके सा। उस रात के बाद रोज जगपति सोचता रहा कि चंदा से कड़े मांग कर बेच ले और कोई छोटा मोटा कारोबार ही शुरू कर दे, क्योंकि नौकरी छूट चुकी थी। इतने दिन की गैर हाजिरी के बाद वकील साहब ने दूसरा मुहर्री रख लिया था। वह रोज यही सोचता, पर जब चंदा सामने आती तो न जाने कैसी असहाय सी उसकी अवस्था हो जाती।
उसे लगता है जैसे कड़े मांग कर वह चंदा से पत्नीत्व का पद भी छीन लेगा। मातृत्व तो भगवान ने छीन ही लिया है, वह सोचता आखिर चंदा क्या रह जाएगी। एक स्त्री से यदि पत्नीत्व और मातृत्व छीन लिया गया तो उसके जीवन की सार्थकता ही क्या। चंदा के साथ वह यह अन्याय कैसे करे, उससे दूसरी आंख की रोशनी कैसे मांग ले। फिर तो वह नितांत अंधी हो जाएगी और उन कड़ों को मांगने के पीछे जिस इतिहास की आत्मा नंगी हो जाएगी, कैसे वह उस लज्जा को स्वयं ही उधार कर ढांपेगा। और वह उन्हीं ख्यालों में डूबा शाम से सुबह और सुबह से शाम तक इधर उधर काम की टोह में घूमता रहा। किसी से उधार ले ले, पर किस संपत्ति पर, क्या है उसके पास जिसके आधार पर उसे कोई कुछ देगा। और मोहल्ले के लोग जो एक एक पाई पर जान देते हैं, कोई चीज खरीदते वक्त भाव में एक पैसा कम मिलने पर मीलों पैदल जाकर एक पैसा बचाते हैं। एक एक पैसे की मसाले की पुड़िया बंधवा कर 11 मर्तबा पैसों का हिसाब जोड़कर एक आध पैसा उधार कर मिन्नतें करते सौदा घर लाते हैं। गली में कोई खोमचे वाला फंस गया तो 2 पैसे की चीज को लड़ झगड़ कर 4 दाने ज्यादा पाने की नियत से 2 जगह बंधवाते हैं। भाव के जरा से फर्क पर घंटों बहस करते हैं। शाम को सड़ी गली तरकारियों को किफायत के कारण लाते हैं। ऐसे लोगों से किस मुंह से मांगकर वह उनकी गरीबी के एहसास पर ठोकर लगाएगा। पर उस दिन शाम को जब वह घर पहुंचा तो बरोठे में ही एक साइकिल रखी नजर आई। दिमाग पर बहुत जोर डालने के बाद भी वह आगंतुक की कल्पना न कर पाया कि कौन आया है। भीतर वाले दरवाजे पर जब पहुंचा तो सहसा हंसी की आवाज सुनकर ठिठक गया। उस हंसी में एक अजीब सा उन्माद था। और उसके बाद चंदा का स्वर, अब आते ही होंगे, बैठी ना 2 मिनट और, अपनी आंख से देख लीजिए और उन्हें समझाते जाइए कि अभी तंदुरुस्ती इस लायक नहीं जो दिन दिन भर घूमना बर्दाश्त कर सके। हाँ भाई, कमजोरी इतनी जल्दी नहीं मिट सकती, ख्याल नहीं करेंगे तो नुकसान उठाएंगे, कोई पुरुष स्वर कह रहा था यह। जगपति असमंजस में पड़ गया। वह एकदम भीतर घुस जाए, इसमें क्या हर्ज है। पर जब उसने पैर उठाए तो वे बाहर जा रहे थे। बाहर बरोठे में साइकिल को पकड़ते ही उसे सूझ आई। वहीं से जैसे अनजान बनता बड़े प्रयत्न से आवाज को खोलता चिल्लाया, अरे चंदा, यह साइकिल किसकी है, कौन मेहरबान। चंदा उसकी आवाज सुनकर कमरे से बाहर निकलकर जैसे खुशी खुशी खबर सुना रही थी, अपने कंपाउंडर साहब आए हैं, खोजते खोजते आज घर का पता पाए हैं, तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं। कौन, बचन सिंह? अच्छा अच्छा, वही तो मैं कहूँ, भला कौन, कहता जगपति पास पहुंचा और बातों में इस तरह उलझ गया जैसे सारी परिस्थिति उसने स्वीकार कर ली हो। बचन सिंह जब फिर आने की बात कहकर चला गया तो चंदा ने बहुत अपनेपन से जगपति के सामने बात शुरू की। जाने कैसे कैसे आदमी होते हैं, क्यों, क्या हुआ, कैसे होते हैं आदमी, जगपति ने पूछा। इतनी छोटी जान पहचान में तुम मर्दों के घर में ना रहते घुसकर बैठ सकते हो, तुम तो उल्टे पैर लौटाओगे। चंदा कहकर जगपति के मुख पर कुछ इच्छित प्रतिक्रिया देख सकने की गहरी निगाहों से ताकने लगी। वो कहना चाह रही थी कि बचन सिंह किस प्रकार से अधिकार से घर में घुस गया, तुम अगर होते तो शायद इस तरह से किसी घर में नहीं घुस सकते थे, और उसकी प्रतिक्रिया को देखना चाहती थी। जगपति ने चंदा की ओर ऐसे देखा जैसे यह बात भी कहने या पूछने की है। फिर बोला, बचन सिंह अपनी तरह का आदमी है, अपनी तरह का अकेला होगा। पर कहते कहते चंदा रुक गई। आड़े वक्त काम आने वाला आदमी है, लेकिन उसे फायदा उठा सकना जितना आसान है उतना, मेरा मतलब कि जिससे कुछ लिया जाएगा उसे दिया भी जाएगा। जगपति ने आंखें दीवार पर गड़ाते हुए कहा और चंदा उठकर चली गई। उस दिन के बाद बचन सिंह लगभग रोज ही आने लगा। जगपति उसके साथ इधर उधर घूमता भी रहता। बचन सिंह के साथ वह जब तक रहता अजीब सी घुटन उसके दिल को बांध लेती और तभी जीवन की तमाम विषमताएं भी उसकी निगाहों के सामने उभरने लगती। आखिर वह स्वयं एक आदमी है, बेकार यह माना कि उसके सामने पेट पालने की इतनी कोई विकराल समस्या भी नहीं है। वह भूखा भी नहीं मर रहा है, जाड़े में कांप नहीं रहा है, पर उसके 2 हाथ पैर हैं, शरीर का पिंजरा है जो कुछ मांगता है, कुछ। और वह सोचता है, यह कुछ क्या है, सुख शायद, हाँ शायद नहीं, वह तो दुख में भी जी सकने का आदी है, अभाव में जीवित रह सकने वाला आश्चर्यजनक कीड़ा है। तो फिर वासना, शायद हाँ शायद नहीं। चंदा का शरीर लेकर उसने क्षणिकता को भी देखा है। तो फिर धन, शायद हाँ शायद नहीं, उसने धन के लिए अपने को खपाया है, पर वह भी तो उस अदृश्य प्यास को बुझा नहीं पाया। तो फिर
तो फिर क्या, वह कुछ क्या है जो उसकी आत्मा में नासूर सा रिश्ता रहता है, अपना उपचार मांगता है, शायद काम। हाँ, यही, बिल्कुल यही, जो उसके जीवन की घड़ियों को निपट सोना ना छोड़े, जिसमें वह अपनी शक्ति लगा सके, अपना मन डुबो सके, अपने को सार्थक अनुभव कर सके। यही उसकी प्रकृत आवश्यकता है, पहली और आखिरी मांग है, क्योंकि वह उस घर में नहीं पैदा हुआ जहां सिर्फ जबान हिला करके शासन करने वाले होते हैं। वह उस घर में भी पैदा नहीं हुआ जहां सिर्फ मांग कर जीने वाले होते हैं। वह उस घर का है जो सिर्फ काम करना जानता है, काम ही जिसकी आस है, सिर्फ वह काम चाहता है, काम। और एक दिन उसकी काम धाम की समस्या भी हल हो गई। तालाब वाले ऊंचे मैदान के दक्षिण और जगपति की लकड़ी की टाल खुल गई, बोर्ड तक टंग गया। टाल की जमीन पर लक्ष्मी पूजन भी हो गया और हवन भी हुआ। लकड़ी की कोई कमी नहीं थी। गांव से आने वाली गाड़ियों को इस कारोबार में पैरे हुए आदमियों की मदद से तोल मोल करवा के वहां गिरवा दिया गया। गांठें एक और रख दी गई, चैलों का चट्टा करीने से लग गया और गुद्दे चीरने के लिए डाल दिए गए। 2-3 गाड़ियों का सौदा करके टाल चालू कर दी गई। भविष्य में स्वयं पेड़ खरीदकर कटाने का तय किया गया। बड़ी बड़ी स्कीमें बनी कि किस तरह जलाने की लकड़ी से बढ़ते बढ़ाते एक दिन हम इमारती लकड़ी की कोठी बनेगी, चीरने की नई मशीन लगेगी। कारोबार बढ़ जाने पर बचन सिंह भी नौकरी छोड़कर उसी काम में लग जाएगा, और उसने महसूस किया कि वह काम में लग गया है। अब 24 घंटे उसके सामने काम है, उसके समय का सदुपयोग है। दिन भर वह 1 घंटे के लिए किसी का मित्र हो सकता है, कुछ देर के लिए वह पति हो सकता है, पर बाकी समय, दिन और रात के बाकी घंटे, उन घंटों के अभाव को सिर्फ उसका अपना काम ही भर सकता है। और अब वह कामदार आदमी था। वह कामदार तो था, लेकिन जब टाल की उस ऊंची जमीन पर पड़े छप्पर के नीचे तखत पर वह गल्ला रखकर बैठता, सामने लकड़ियों के ढेर, कटे हुए पेड़ के तने, जड़ों को लुढ़का हुआ देखता, तो एक निरीहता बरस बस उसके हृदय को बांधने लगती। उसे लगता वह व्यर्थ पिशाच का शरीर टुकड़े टुकड़े उसके सामने डाल दिया गया है, और फिर इन पर कुल्हाड़ी चलेगी और इनके रेशे रेशे अलग हो जाएंगे, और तब इन ठठरियों को सुखा करके किसी पैसे वाले के हाथ तक पर तौलकर बेच दिया जाएगा। और तब उसकी निगाहें सामने खड़े ताड़ पर अटक जाती, जिसके बड़े बड़े पत्तों पर सुर्ख गर्दन वाले गिद्ध फड़फड़ा करके देर तक खामोश बैठे रहते। ताड़ का काला गडरेदार तना और उसके सामने ठहरी हुई वायु में निस्सहाय कांपती भारहीन नीम की पत्तियां चकराती झड़ती रहती धूल भरी धरती पर। लकड़ी की गाड़ियों के पहियों की पड़ी हुई लीक धुंधली सी चमक उठती, और बगल वाले मूंगफली के पेंच की एकरस खरखराती आवाज कानों में भरने लगती। बगल वाली कच्ची पगडंडी से कोई गुजरकर टीले के ढलान की तालाब की निचाई में उतर जाता, जिसके गंदले पानी में कूड़ा तैरता रहता, और सुअर कीचड़ में मुंह डालकर उस कूड़े को रोनते दोपहर सिमटती और शाम की धुंध छाने लगती। तो वह लालटेन लेकर छप्पर के खंबे की कील में टांग देता, और उसकी थोड़ी देर बाद अस्पताल वाली सड़क से बचन सिंह एक काले धब्बे की तरह आता दिखाई पड़ता। गहरे अंधेरे में उसका आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता था, और जगपति के सामने वह आकर खड़ा होता था तो वह उसे बिल्कुल विशाल सा दिखता था, जिसके सामने उसे अपना अस्तित्व डूबता से महसूस होता था। एक आध बिक्री की बातें होती, और तब दोनों घर की ओर चल देते। घर पहुंचकर बचन सिंह कुछ देर जरूर रुकता, बैठता, इधर उधर की बातें करता। फिर मौका पड़ जाता तो जगपति और बचन सिंह की थाली भी साथ लग जाती। चंदा सामने बैठकर दोनों को खिलाती। बचन सिंह बोलता जाता, क्या तरकारी बनी है, मसाला ऐसा पड़ा है कि उसकी भी बाहर है, और तरकारी का स्वाद भी न मरा। होटलों में या तो मसाला ही मसाला रहेगा या फिर तरकारी तरकारी। वाह वाह, क्या बात है अंदाज की। और चंदा बीच बीच में टोक कर बोलती जाती, इन्हें तो जब तक दाल में प्याज का भुना घी ना मिले तब तक पेट ही नहीं भरता। या फिर सिरका अगर इन्हें मिल जाए तो समझो सब कुछ मिल गया। पहले मुझे सिरका न जाने कैसा लगता था, पर अब ऐसा जबान पर चढ़ा है कि, या इन्हें कागज सी पतली रोटी पसंद ही नहीं आती। अब मुझसे कोई पतली रोटी बनाने को कहे तो बनती नहीं, आदत पड़ गई है, और फिर मन ही नहीं करता। पर चंदा की आंखें बचन सिंह की थाली पर ही जमी रहती। रोटी निपटी तो रोटी परोस दी, दाल खत्म हुई नहीं तो एक चमचा और परोस दी, और जगपति सिर झुकाए खाता रहता। सिर्फ एक गिलास पानी मांगता, और चंदा चौंक कर पानी देने से पहले कहती, अरे तुमने तो कुछ लिया भी नहीं। कहते कहते वह पानी दे देती, और उसके दिल पर गहरी सी चोट लगती। न जाने क्यों वह खामोशी की चोट उसे बड़ी पीड़ा दे जाती, पर वह अपने को समझा लेती,
कोई मेहमान तो है नहीं, मांग सकते थे, भूख नहीं लगी होगी। जगपति खाना खाकर टाल पर लेटने चला जाता, क्योंकि अब तक कोई चौकीदार तो उसको मिला नहीं था। छप्पर के नीचे तख्त पर जब वह लेटता तो अनायास से उसका दिल भर आता। पता नहीं कौन कौन से दर्द एक दूसरे से मिलकर तरह तरह की टीस, चटक और ऐंठन पैदा करने लगते। कोई एक रग दुखती हो तो वह सहलाता भी। जब सभी नसें चटकती हो तो कहाँ कहाँ राहत का अकेला हाथ सहलाए। लेटे लेटे उसकी निगाह ताड़ के उस और बनी पुख्ता कब्र पर जम जाती, और उसके सिरहाने कंटीला बाबूल का एकांकी पेड़ सुन्न सा खड़ा रहता, जिस कब्र पर एक पर्दा नशीन औरत बड़े लिहाज से आकर सवेरे सवेरे बेला और चमेली के फूल चढ़ा जाती। घूम घूम कर उसके फेरे लेती और माथा टेक कर कुछ कदम उदास उदास से चलकर तेजी से मुड़कर बिसातियों के मोहल्ले में खो जाती। शाम होते ही फिर आती, एक दिया बाती और अगर की बत्तियां जलाती, फिर मुड़ते हुए ओढ़नी का पल्ला कंधों पर डालती तो दिए की लौ कांपती। कभी कांप कर बुझ जाती, पर उसके कदम बढ़ चुके होते, पहले धीमे, थके, उदास से, और फिर तेज, सधे, सामान्य से। और वह फिर उसी मोहल्ले में खो जाती, और तब रात की तन्हाइयों में बबूल के कांटों के बीच उस साए साए करते ऊंचे मैदान में जैसे उस कब्र से कोई रूह निकलकर निपट अकेली भटकती रहती। तभी ताड़ पर बैठे सुर्ख गर्दन वाले गिद्ध मनहूस सी आवाज निकली बिला उठते, और ताड़ के पत्ते भयानकता से खड़खड़ा उठते। जगपति का बदन कांप जाता और वह भटकती रूह जिंदा रह सकने के लिए जैसे कब्र के ईंटों में बबूल के साए तले दुबक जाती। जगपति अपनी टांगों को भींचकर कंबल से मुंह छिपा औंधा लेट जाता। तड़के ही ठेके पर लगे लकड़हारे लकड़ी चीरने आ जाते। तब जगपति कंबल लपेट कर घर की ओर चला जाता। राजा रोज सवेरे सवेरे टहलने जाते थे। अब यहाँ पर राजा रानी कहानी का दोबारा संदर्भ आता है। माँ सुनाया करती थी, एक दिन जैसे ही महल के बाहर निकल कर आए कि सड़क पर झाड़ू लगाने वाली मेहतरानी उन्हें देखते ही अपना झाड़ू पंजा पटक कर माथा पीटने लगी और कहने लगी, हाय राम, आज राजा निर्बंसिया का मुंह देख लिया है। न जाने रोटी भी नसीब होगी कि नहीं, न जाने कौन सी विपत टूट पड़े। राजा को इतना दुख हुआ कि उल्टे पैरों महल को लौट गए। मंत्री को हुक्म दिया कि उस मेहतरानी का घर अनाज से भर दें, और सब राजसी वस्त्र उतार कर उसी क्षण अपने जंगल को चले गए। उसी रात रानी को सपना आया कि कल की रात तेरी मनोकामना पूरी होने वाली है। रानी बहुत पछता रही थी, पर फौरन ही रानी राजा को खोजती खोजती उस सराय में पहुंच गई जहां वह टिके हुए थे। रानी भेष बदलकर सेवा करने वाली भटियारिन बनकर राजा के पास रात में पहुंच गई। रात भर उनके साथ रही और सुबह राजा के जगने से पहले सराय छोड़कर महल में लौट आई। राजा सुबह उठकर दूसरे देश की ओर चले गए। 2 ही दिनों में राजा के निकल जाने की खबर राजभर में फैल गई, और राजा निकल गए, चारों तरफ यही खबर थी। और उस दिन टोले मोहल्ले के हर आंगन में बरसात के मेह की तरह खबर फैल गई कि चंदा के बाल बच्चा होने वाला है। यहाँ पर भी राजा निर्बंसिया की कहानी के साथ साथ जगपति की पत्नी चंदा को की खबर भी फैल गई पूरे गांव में कि उसको बच्चा होने वाला है। नुक्कड़ पर जमुना की सुनार की कोठरी में फिकती सुरही रुक गई। मुंशी जी ने अपना मिजान लगाना छोड़ विस्फरित नेत्रों से ताक कर खबर सुनी। मतलब सब चौंक गए इस खबर से कि उसको संतान कैसे होने वाली है। बंसी किराने वाले ने कुएं में से आधी गई रस्सी खींची, डोल मन पर पटक कर सुना। सुदर्शन दर्जी ने मशीन के पहिए को हथेली से रगड़कर रोककर सुना, अर्थात जो जहां था वैसे ही रुक करके सुन रहा था और आश्चर्य कर रहा था। हंसराज पंजाबी ने अपनी नील लगी मलगुजी कमीज की आस्तीनें चढ़ाते हुए सुना, और जगपति की बेवा चाची ने औरतों के जमघट में बड़े विश्वास पर भेद भरे स्वर में सुनाया, आज 6 साल हो गए शादी को, न बाल न बच्चा, न जाने किसका पाप है उसके पेट में, और किसका होगा सिवाय उस मुस्टंडे कंपाउंडर के। न जाने कहां से कुलच्छनी इस मोहल्ले में आ गई है। इस गली की तो पुश्तों से ऐसी मर्जाद रही है कि गैर मर्द औरत की परछाई तब ना देख पाए। यहाँ के मर्द तो बस अपने घरों की औरतों को जानते हैं, उन्हें तो पड़ोसी के घर की जनानियों की गिनती तक मालूम नहीं है। ये कहते कहते उनका चेहरा तमतमा आया और सब औरतें देवलोक की देवियां की तरह गंभीर बन गई और अपनी पवित्रता की महानता के बोझ तले दबी धीरे धीरे खिसक गई। सुबह ये खबर फैलने से पहले जगपति टाल पर चला गया था, पर सुनी उसने भी आज ही थी ये कहानी कि उसकी पत्नी को बच्चा होने वाला है। दिन भर वह तख्त पर कोने की ओर मुंह किए पड़ा रहा, न ठेके की लकड़ियां चिराई, न बकरी की ओर ध्यान दिया, न दोपहर का खाना खाने ही गया।
जब रात अच्छी तरह फैल गई तब हिंसक पशु की भांति उठा। उसने अपनी उंगलियां चटकाई, मुट्ठी भर बाह को जोर से देखा तो नसें तनी और बाह में कठोर कंपन हुआ। उसने 3-4 पूरी सांसें खींची और मजबूत कदमों से घर की ओर चल पड़ा। मैदान खत्म हुआ, कंकड़ की सड़क आई, सड़क खत्म हुई, गली आई, पर गली के अंधेरे में घुसते वह सहम गया, जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से उसे पकड़कर सारा रक्त निचोड़ लिया हो। उसकी फटी हुई शक्ति का कि नस पर हिम शीतल होंठ रखकर सारा रस चूस लिया हो, और गली के अंधेरे की हिकारत भरी कालिख और भी भारी हो गई हो, जिसमें घुसने से उसकी सांसें रुक जाएंगी, घुट जाएगी। वह पीछे मुड़ा पर रुक गया। फिर कुछ संयत होकर वह चोरों की तरह निशब्द कदमों से किसी तरह घर की भीतरी देर तक पहुंच गया। दाई और रसोई वाली दहलीज में कुप्पी टिमटिमा रही थी, और चंदा अस्त व्यस्त सी दीवार से सिर टेके शायद आसमान निहारते निहारते सो गई थी। कुप्पी का प्रकाश उसके आधे चेहरे को उजागर किए था और आधा चेहरा गहन कालिमा में डूबा अदृश्य था। वह खामोशी से खड़ा ताकता रहा। चंदा के चेहरे पर नारित्व की प्रौढ़ता आज उसे दिखाई दी। चेहरे की सारी कमनीयता न जाने कहाँ चली गई थी, उसका अछूतापन न जाने कहाँ लुप्त हो गया था। फूला फूला मुख जैसे टहनी से तोड़े फूल को पानी में डालकर ताजा किया गया हो। उसकी पंखुड़ियों में टूटन की सुरमई रेखाएं पड़ गई हों, पर भीगने से भारीपन आ गया था। उसके खुले पैर पर उसकी निगाह पड़ी तो सूजा सा लगा, एड़ियां भरी सूजी सी और नाखूनों के पास अजब सा सूखापन। जगपति का दिल एक बार महसूस उठा। उसने चाहा कि बढ़कर उसे उठा ले, अपने हाथों से उसका पूरा शरीर छूकर सारा कलुष पोंछ दे, जितनी कालिक उसके शरीर पर लगी है या उसकी जीवन पर लगी है। उसे अपनी सांसों की अग्नि में तपाकर एक बार फिर से पवित्र कर दे, और उसकी आंखों की गहराई में झांक कर कहे, देवलोक से किस शापवश निर्वासित हो तुम इधर आ गई चंदा। यह शाप तो अमिट था। तभी चंदा ने हड़बड़ाकर आंखें खोली। जगपति को सामने देख उसे लगा कि वह एकदम से निर्वस्त्र हो गई है। अतिशय लज्जित हो उसने अपने पैर समेट लिए, घुटनों से धोती नीचे सरकाई और बहुत संयत सी उठकर रसोई के कम अंधेरे में खो गई। जगपति एकदम हताश हो वही कमरे की देहरी पर चौखट से सिर टिकाकर बैठ गया। नजर कमरे में गई तो लगा कि पराये स्वर यहाँ गूंज रहे थे, जिनमें चंदा का भी एक था। एक तरफ घर के कोने में अंधेरा सैलाब की तरह बढ़ता चला जा रहा था। एक अजीब निस्तब्धता, असमंजस गति, पर पथ भ्रष्ट शक्लें, पर आकारहीन। खाना खा लेते, चंदा का स्वर कानों में पड़ा। तो अनजाने ऐसे उठ बैठा जैसे तैयार बैठा हो। उसकी अवज्ञा नहीं की थी, उसकी किसी बात की उसने आज तक कोई भी अवज्ञा नहीं की थी। खाने तो बैठ गया, पर कौर नीचे नहीं सरक रहा था। तभी चंदा ने बड़े सीधे स्वर में कहा, कल मैं गांव जाना चाहती हूँ। जैसे वह इस सूचना से परिचित था। बोला, अच्छा। चंदा फिर बोली, मैंने बहुत पहले घर चिट्ठी डाल दी थी, भैया कल लेने आ रहे हैं। तो ठीक है, जगपति वैसे ही डूबा डूबा बोला। चंदा का बांध टूट गया और वहीं घुटनों में मुंह दबाकर कातर सी फपक कर रो पड़ी। न उठी, न हिल सकी। जगपति क्षण भर को विचलित हुआ, पर जैसे जम जाने के लिए उसके होंठ फड़के और क्रोध के ज्वालामुखी को जबरन दबाते हुए वह फूट पड़ा। यह सब मुझे क्या दिखा रही हो, बेशर्म, बेगैरत। उस वक्त नहीं सोचा था जब जब मेरी लाश तले, तब तब की बात झूठ है। सिसकियों के बीच चंदा का सर फूटा। लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया, अर्थात वो कहना चाहती है कि जब तुमने मुझ पर शक किया कि जब तुम अस्पताल में थे तब मेरा उससे प्रेम हुआ था या संसर्ग हुआ था, वो बात झूठ है। ये तब हुआ जब तुमने मुझे बेच दिया उस कंपाउंडर के हाथों, अर्थात उसके यहाँ पे आने जाने को स्वीकार कर लिया, या उसकी दी हुई नौकरी को स्वीकार कर लिया, उसके दिए हुए पैसे को स्वीकार कर लिया। तब एक भरपूर हाथ चंदा की कनपटी पर आग सुलगता सा पड़ा, और जगपति अपनी हथेली दूसरी से दबाता खाना छोड़ कोठरी में घुस गया और रात भर कुंडी चढ़ाए उसी कालिख में घुटता रहा। दूसरे दिन चंदा घर छोड़ अपने गांव चली गई। जगपति पूरा दिन और रात टाल पर ही काट देता। उसी वीराने में, तालाब के बगल, कब्र, बबूल और ताड़ के पड़ोस में, पर मन मुर्दा हो गया था। जबरदस्ती वह अपने को वहीं रोके रखता। उसका दिल होता कहीं निकल जाए, पर ऐसी कमजोरी उसके तन और मन को खोखला कर गई थी, और चाहने पर भी वह ना जा पाता। हकीकत भरी नजरें सहता, पर वहीं पड़ा रहता। काफी दिनों बाद जब नहीं रहा गया तो एक दिन जगपति घर पर ताला लगा नजदीक के गांव में लकड़ी काटने चला गया। उसे लग रहा था कि वह पंगु हो गया है, बिल्कुल लंगड़ा,
एक रेंगता कीड़ा जिसके न आंख है, न कान है, न मन है, न इच्छा, वह उस बाग में पहुंच गया जहाँ खरीदे पेड़ काटने थे। दो आरे वालों ने पतले पेड़ के तने पर आरा रखा और कर कर का आवाज शोर शुरू हो गया। दूसरे पेड़ पर बन्ने और शकुरे की कुल्हाड़ी बज उठी और गांव से दूर उस बाग में एक लयपूर्ण शोर शुरू हो गया। जड़ पर कुल्हाड़ी पड़ती तो पूरा पेड़ थर्रा जाता। करीब के खेत की मेड़ पर बैठे जगपति का शरीर भी जैसे जैसे कांप उठता था। चंदा ने कहा था, लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया। उसके दिमाग में वही बात गूंज रही थी कि चंदा ने मुझे बताया, जब तुमने मुझे बेच दिया ये तब हुआ। क्या वह ठीक कहती थी? क्या बचन सिंह ने टाल के लिए जो रुपए दिए थे उसका ब्याज इधर चुकता हुआ? अर्थात उसने मुझसे ब्याज नहीं लिया, जो रुपए दिए उसके बदले में उसने मेरी पत्नी को अपना बनाया। क्या सिर्फ वही रुपए आग बन गए? इसकी आंच में उसकी सहनशीलता, विश्वास और आदर्श मोम से पिघल गए। शकूरे बाग से लदे दड़े पर किसी ने आवाज लगाई। शकूरे ने कुल्हाड़ी लोकर वहीं से हांक लगाई। कोने के खेत से लीक बनी है, जरा मेड़ मारकर नंगा ला गाड़ी। जगपति का ध्यान भंग हुआ। उसने मुड़कर दड़े पर आंखें गड़ाई। दो भैंसा गाड़ियां लकड़ी भरने के लिए वहां आ पहुंची थी। शकूरे ने जगपति के पास आकर कहा, एक गाड़ी का भूटता तो हो गया, लेकिन डेढ़ का अब इस पतरिया पेड़ को न छाट दें। जगपति ने उस पेड़ की ओर देखा जिसे काटने के लिए शकूरे ने इशारा किया था, जो पतला सा पेड़ था। पेड़ की शाखा हरी पत्तियों से भरी थी। वह बोला, अरे ये तो हरा है, इसे अभी छोड़ दो। हरा होने से क्या, उखड़ तो गया है ना। न फूल है न फल है। अब कौन इसमें फल फूल आएंगे? 4 दिन में पत्ती झुड़ जाएगी। शकूरे ने पेड़ की ओर देखते देखते उस्तादी अंदाज से कहा कि पेड़ में जब कट लग गया है तो अब तो कब तक हरा रहेगा ये? कुछ समय के बाद तो ये पेड़ गिर ही जाएगा या फिर सूख जाएगा। इसमें कोई ना फूल आएंगे, ना पत्ते आएंगे, ना फल आएगा। जैसा ठीक समझो, जगपति ने कहा और उठकर मेड़ मेड़ पक्के कुएं पर पानी पीने चला गया। दोपहर ढलते गाड़ियां भरकर तैयार हो गई और शहर की ओर रवाना हुई। जगपति को उनके साथ आना पड़ा। गाड़ियां लकड़ी से लदी शहर की ओर चली जा रही थी और जगपति गर्दन झुकाए कच्ची सड़क की धूल में डूबा भारी कदमों से धीरे धीरे उनकी बजती घंटियों के साथ साथ निर्जीव सा बढ़ता चला जा रहा था। कई बरस बाद अब राजा परदेश से बहुत सा धन कमा करके गाड़ी में लाद करके अपने देश की ओर लौटे। माँ सुनाया करती थी, राजा की गाड़ी का पहिया महल से कुछ दूर पतेल की झाड़ी में उलझ गया। हर तरह कोशिश की पर पहिया ना निकला। तब एक पंडित ने बताया कि संकट के दिन का जन्मा बालक अगर अपने घर की सुपारी लेकर इसमें छुआ दे तो पहिया निकल जाएगा। वहीं दो बालक खेल रहे थे। उन्होंने यह सुना तो कूद कर पहुंचे और कहने लगे कि हमारी पैदाइश संकट की है, पर सुपारी तब लगाएंगे जब तुम आधा धन देने का वादा करो। राजा ने बात मान ली। बालक दौड़े हुए घर गए और सुपारी लेकर छुआ दी और फिर घर का रास्ता बताते बताते आगे चले। आखिर गाड़ी महल के सामने उन्होंने रोक दी। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे ही महल में ये दो बालक कहाँ से आ गए। भीतर पहुंचे तो रानी खुशी से बेहाल हो गई। पर राजा ने पहले उन बालकों के बारे में पूछा कि ये बालक कौन है। तो रानी ने कहा कि ये दोनों बालक उन्हीं के राजकुमार हैं। राजा को विश्वास ही नहीं हुआ। रानी बहुत दुखी हुई क्योंकि राजा को तो ये पता था ही नहीं कि भटियारे के रूप में उसकी रानी ही उससे मिलने आई थी उस सराय में। तो उस राजा को लगा कि ये तो मेरे पुत्र नहीं हो सकते, ये तो किसी और के पुत्र हैं। तो गाड़ियां जब टाल पर आकर लगी, जगपति तख्त पर हाथ पैर ढीले करके बैठ गया तो पगडंडी से गुजरते मुंशी जी ने उसके पास आकर बताया कि अभी उस दिन वसूली में तुम्हारे ससुराल के नजदीक एक गांव में जाना हुआ तो पता चला कि 15-20 दिन हुए चंदा के यहाँ लड़का हुआ है। और फिर जैसे मोहल्ले में सुनी सुनाई बातों पर पर्दा डालते हुए बोले, भगवान के राज में देर है अंधेर नहीं जगपति भैया। जगपति ने सुना तो पहले उसने गहरी नजरों से मुंशी जी को ताका, पर वो उनके तीर का निशाना ठीक ठीक नहीं खोज पाए। पर सब कुछ सहन करते हुए बोला, देर और अंधेर दोनों है। अंधेर तो सरासर है, तिरिया चरित्र है, सब बड़े बड़े हार गए हैं। कहते कहते मुंशी जी रुक गए और पर कुछ इस तरह जैसे कोई बड़ी भेद भरी बात कही हो, जिसे उनकी गोल होती हुई आंखें समझा देंगी। जगपति मुंशी जी की तरफ ताकता रह गया। मिनट भर मनहूस सा मौन छाया रहा। उसे तोड़ते हुए मुंशी जी बड़ी दर्द भरी आवाज में बोले, सुन तो लिया होगा तुमने। क्या? कहने को जगपति कह गया पर उसे लगा कि अभी मुंशी जी उस गांव में फैली बातों को ही बड़ी बेदर्दी से कह डालेंगे। उसने नाहा की पूछ लिया। तभी मुंशी जी ने उसकी नाक के पास मुंह ले जाते हुए कहा, चंदा दूसरे के घर बैठ रही है।
कोई मधुसूदन है वहीं का, पर बच्चा दीवार बन गया है। मतलब कि वो किसी और से विवाह करने के लिए उसको कहा जा रहा है मधुसूदन से, लेकिन बच्चा बीच में रास्ते में बाधा बन रहा है। चाहते तो वो यही है कि मर जाए तो रास्ता खुल जाए, पर राम जी की मर्जी। सुना है बच्चा रहते भी वे चंदा को बैठाने को तैयार है। जगपति की सांस गले में अटक कर रह गई। बस आंखें मुंशी जी के चेहरे पे पथराई सी जड़ी थी। मुंशी जी बोले, अदालत से बच्चा तुम्हें मिल सकता है, अब काहे का शर्म लिहाज। अपना कहकर किस मुंह से मांगू बाबा, कि अब जिसको मैंने पराया कर दिया, अब मैं अपना कह के किस किस मुंह से उस बच्चे को मांगू। हर तरफ तो कर्ज से दबा हूं, तन से, मन से, पैसे से, इज्जत से, किसके बल पर दुनिया संजोने की कोशिश करूं। कहते कहते वे अपने में खो गया। मुंशी जी वहीं बैठ गए। जब रात झुक आई तो जगपति के साथ ही मुंशी जी भी उठे। उसके कंधे पर हाथ रखे वे उसे गली तक लाए। अपनी कोठरी में आने पर पीठ सहलाकर उसे छोड़ दिया। वह गर्दन झुकाए गली के अंधेरे में उन्हीं ख्यालों में डूबा चला जा रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर कुछ ऐसा बोझ था जो ना सोचने देता था और ना ही समझने की शक्ति दे रहा था। जब चाची की बैठक के पास से गुजरने लगा तो सहसा उसके कानों में भनक पड़ी, आ गए सत्यानाशी कुलबोरन। उसने जरा नजर उठाकर देखा तो गली की चाची भौजाइयां बैठक में जमा थी और चंदा की चर्चा छिड़ी थी, पर वह चुपचाप निकल गया। इतने दिनों बाद ताला खोला और बरोठे के अंधेरे में कुछ सूझ न पड़ा तो एकाएक वह रात उसकी आंखों के सामने घूम गई, जब अस्पताल से चंदा के साथ लौटा था। बेवा चाची वह जहर बुझे तीर बोल रही थी, आ गए राजा निर्बंसिया अस्पताल से, तब उन्होंने ये कहा था, और आज कह रही है सत्यानाशी कुलबोरन। और स्वयं उसका ये वाक्य जो चंदा को छेद गया था, तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा, जो चंदा को उसने कहा था कि तुम्हें तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता, अर्थात उसके मातृत्व पर कटाक्ष किया था। और उस रात की शिशु चंदा, जिस बच्चे के समान चंदा को उसने देखा था, वो सब उसकी आंखों के सामने घूम गया। चंदा का लड़का हुआ है, वह कुछ और जनती, आदमी का बच्चा ना जनती। वह कुछ और भी जनती, कंकड़ पत्थर, वह नारी न बनती, बच्ची ही बनी रहती। उस रात की शिशु चंदा, पर चंदा यह सब क्या करने जा रही है? उसके जीते जी वह किसी दूसरे के घर बैठने जा रही है। कितने बड़े पाप में धकेल दिया चंदा को। पर उसे भी तो कुछ सोचना चाहिए था ना। वो पछताता है कि मैंने कितने बड़े पाप में उसको धकेल दिया, उसको स्वीकार नहीं किया। आखिर क्या? पर मेरे जीते जी यह सब अच्छा नहीं है। वह इतनी घृणा बर्दाश्त करके भी जीने को तैयार है, या मुझे जलाने को वो ऐसा करना चाहती है। वह मुझे नीच समझती है, कायर नहीं तो एक खबर तो लेती मेरी। बच्चा हुआ तो पता लगता, पर नहीं, वह उसका कौन है? कोई भी नहीं। औलाद ही तो वह स्नेह की धुरी होती है जो आदमी औरत के पहियों को साध कर तन के दलदल से पार ले जाती है। नहीं तो हर औरत वेश्या है और हर आदमी वासना का कीड़ा। तो क्या चंदा औरत नहीं रही? वह जरूर औरत थी, पर स्वयं मैंने उसे नरक में डाल दिया। वह बच्चा मेरा कोई नहीं, पर चंदा तो मेरी है ना। एक बार उसे ले आता, फिर यहाँ रात के मोहक अंधेरे में उसके फूल से अधरों को देखता, निर्द्वंद्व सोई पलकों को निहारता, सांसों की दूसरी महकती मोहक को समेट लेता। आज का अंधेरा घर में तेल भी नहीं जो दिया जला ले। और फिर उसकी किसके लिए दिया जलाए? चंदा के लिए, पर उसे तो बेच दिया था मैंने। सिवाय चंदा की कौन सी संपत्ति उसके पास थी जिसके आधार पर कोई कर्ज देता? कर्ज ना मिलता तो यह सब कैसे चलता? काम पेड़ कहाँ से कटते? काम कैसे मिलता? पेड़ कहाँ से कटते? और तब शकूरे के वे शब्द उसके कानों में गूंज गए, हरा होने से क्या उखड़ तो गया? स्वयं भी तो एक उखड़ा हुआ पेड़ के समान है वो। न फल है, न फूल है, न सब व्यर्थ ही तो है। जो कुछ सोचा उस पर कभी विश्वास न कर पाया। चंदा को चाहता था, पर उसके दिल में चाहत न जगा पाया। उसे कहीं से एक पैसा मांगने पर डांटता रहा, पर खुद में लेता रहा। और आज वह उस दूसरे के घर बैठ रही है, उसे छोड़कर वह अकेला। हर तरफ बोझ है जिसमें उसकी नस नस कुचली जा रही है, रग रग फट रही है। और वह किसी तरह टटोल कर भीतर घर में जा पहुंचा। रानी अपने कुल देवता के मंदिर में पहुंची। माँ सुनाया करती थी, अपने सतीत्व को सिद्ध करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की। ये बताना चाहती थी रानी की राजा को कि ये संतान तुम्हारी ही है। कुल देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी शक्ति से दोनों बालकों को तत्काल जन्मे शिशु में बदल दिया। वो देवी माता ने दोनों जो बच्चे थोड़े से बड़े हो चुके थे उनको बिल्कुल नवजात बच्चों में बदल दिया। रानी की छाती में दूध उबर आया और उनमें से धार फूट पड़ी। मतलब ये प्रमाण था कि ये बच्चे उसी के हैं। जो शिशुओं के मुंह में गिरने लगी, राजा को रानी के सतीत्व का सबूत मिल गया कि देवी ने उस पर
कृपा की है, देवी ने उसको आशीर्वाद दिया है, तो राजा को ये सबूत मिला तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। उन्होंने रानी के चरण पकड़ लिए और कहा कि तुम देवी हो, ये मेरे पुत्र हैं। और उस दिन से राजा और रानी ने अपना राजकाज संभाल लिया। तो राजा रानी का जीवन तो सफल हो गया। पर उस रात जगपति अपना सारा कारोबार त्याग करके अफीम और तेल पीकर मर गया। इस भौतिक कहानी में इसका अंत अलग हुआ, क्योंकि चंदा के पास कोई देवी शक्ति तो थी नहीं, वो तो आम इंसान थी कि वो प्रमाण दे पाती कि बच्चा किसका है। और जगपति राजा नहीं था, बच्चन सिंह कंपाउंडर का कर्जदार था। राजा ने दो बातें की थी, माँ सुनाती थी। एक तो रानी के नाम से उन्होंने बहुत बड़ा मंदिर बनवाया था, और दूसरे राज के नए सिक्कों पर बड़े राजकुमार का नाम खुदवा करके चालू किया था, जिससे राज भर में अपने उत्तराधिकारी की खबर हो जाए। राज के लोगों को, जितने लोग हैं जनता में, उन सबको खबर हो जाए कि राजकुमार का नाम क्या है। जगपति ने मरते वक्त दो पर्चे छोड़े। ये भी हमारी कहानी का जो पात्र है जगपति, इसने भी अपनी वसीयत छोड़ी। एक चंदा के नाम, दूसरा कानून के नाम। चंदा को उसने लिखा, चंदा, मेरी अंतिम चाह यही है कि तुम बच्चे को लेकर चली आना मेरे पास। अभी एक दो दिन मेरी लाश की दुर्गति होगी, तब तक तुम आ जाओगी। चंदा, आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मरता है। मैं बहुत पहले मर चुका था, बच्चे को लेकर जरूर चली आना। कानून को उसने लिखा, किसी ने मुझे मारा नहीं है, किसी आदमी ने नहीं। मैं जानता हूं कि मेरे जहर की पहचान करने के लिए मेरा सीना चीरा जाएगा। उसमें जहर है, मैंने अफीम नहीं रुपए खाए हैं। उन रुपयों में कर्ज का जहर था, उसी ने मुझे मारा है। मेरी लाश तब तक न जलाई जाए जब तक चंदा बच्चे लेकर ना आ जाए। आग बच्चे से दिलवाई जाए, उसी बच्चे से जिसको मैंने स्वीकार नहीं किया। बस। माँ जब कहानी समाप्त करती थी तो आसपास बच्चे बैठे हुए थे, तो फूल चढ़ाया करते थे। और मेरी कहानी भी यहाँ खत्म हो गई। पर तो यहीं पर कहानी कमलेश्वर खत्म कर देते हैं कि क्या इस कहानी पे कोई फूल चढ़ाएगा? क्या ये कहानी इस लायक है कि आम इंसान की जिंदगी में जो कुछ होता है वो इस काबिल हो कि उसको हम कोई अंत दे सकें या उसको हम डिफाइन कर सकें? तो ये थी कहानी राजा निर्बंसिया। अगली वीडियो में नए विषय के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।